जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का जो एससीईआरटी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का जो एससीईआरटी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था इसका क्लास 10th का, वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया था, लगभग 1 घंटे की वीडियो थी। तो आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को भी जाकर देख लेंगे। क्लास 6 to 8 का भी एक वीडियो बना रखा है और क्लास 9th का भी एक वीडियो है, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख लेंगे। लगभग 3 वीडियो एससीईआरटी का मैंने अभी कंप्लीट कराया है, उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, मेरे चैनल पे जाइए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग टीआरई 4, टीआरई 5 एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं और एडीओ जो बीपीएससी एडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एससीईआरटी आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स है, और इसको एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और आज देखेंगे हम, हमारे चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती प्रचलन है। शुष्क मतलब जो कि शुष्क होता है, मैंने कि सूखा क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती का प्रचलन है। जैसे कि अभी आपके यहाँ सूखा की स्थिति है तो आप पानी चला रहे हैं खेतों में, तो शुष्क खेतों की क्या है, सबसे ज़्यादा भारत में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेतों की क्या है, प्रचलन है। आपको इतना जानना होगा। जिसमें चाय, गन्ना, मोटे अनाज, कुछ तिलहनों के उत्पादन में विश्व अग्रणीय है। भारत जो है विश्व का अग्रणीय राज्य है, अग्रणीय देश है। किन किन चीज़ों में, तो चाय में, गन्ना में, मोटे अनाजों में, कुछ तिलहन क्षेत्रों में क्या है, भारत विश्व में अग्रणीय, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला हमारा भारत देश है। देश में 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। भारत में जो आय है हमारा, कितना प्रतिशत, 24% आय जो है कृषि से प्राप्त होता है। 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे शुष्क कृषि पाई जाती है, शुष्क भूमि पाई जाती है, और वहाँ पे शुष्क कृषि होती है। और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र कृषि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो शुष्क भूमि कृषि किसे कहेंगे, तो जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, और जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, उसे हम आर्द्र भूमि कृषि कहेंगे। भारत में कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यानी कि भारत की जो कृषि जो है, कुल कृषि का 38.67% भूमि पर जो है वर्षाधीन कृषि होता है। मोटे अनाज, चावल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, वर्षाधीन फसल के क्या है, उदाहरण है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती को झूम कहते हैं। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य में जो है झूम खेती जो होता है, उसको हम झूम के नाम से जानते हैं। जबकि मणिपुर में हम लोग पामुल के नाम से, पमलू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, पमलू जो हमारा स्थानांतरित कृषि है या झूम कृषि है, किस राज्य में पमलू के नाम से जानते हैं, तो मणिपुर में। छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हम लोग दीपा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्थानांतरित कृषि या करता है दहन की कृषि कहते हैं, या झूम कृषि कहते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश के झारखंड के छत्तीसगढ़ के बक्सर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसल है। रोपण मतलब इसका रोपा किया जाता है। चाय का, कॉफी का, रबड़ का, गन्ने का, केले का, इस सब का क्या किया जाता है, रोपा किया जाता है। चाय असम और दार्जिलिंग में होता है, वही कॉफी कर्नाटक में होता है, और रबड़ कहाँ होता है, केरल में। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सबसे अधिक रबड़ कहाँ होता है, तो केरल में। कॉफी कहाँ होता है, तो कर्नाटका में। चाय कहाँ होता है, तो असम में। असम के कहाँ, तो दार्जिलिंग में। असम और दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं, जो इस प्रकार है। यानी ऋतुओं के हिसाब से हम 3 प्रकार के फसलों को उगाते हैं। जैसे सबसे पहला है रबी फसल, जो जाड़े के महीने में अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल और जून में के मध्य काट ली जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि रबी फसल कब बोई जाती है, तो र से रबी या र से रजाई याद रखेंगे, यानी कि ठंडे में बुआई और गर्मी में कटाई। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाएगा, और अप्रैल और जून के बीच में काट लिया जाएगा। इसके जो प्रमुख फसल है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि हो गया। हरित क्रांति की अपनी औसत शर्त जो है, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, जिसका नाम है HYV सीड,
और द्वितीय जो है सिंचाई के साधन और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाएं आदि। यानी जो आपके भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की जो शर्तें हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा, तो बीज अच्छा होना चाहिए, सिंचाई अधिक होनी चाहिए, रासायनिक खाद उपयोग करना चाहिए, रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे तो हमारी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। खरीफ फसल की बात करें तो भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। इसमें उपजाने वाली जो प्रमुख फसल है वो है धान। अन्य फसल है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट आदि। ये क्या है, सब खरीफ फसल है। भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उगाई जाती है, यानी 3 प्रकार की फसलें काट ली जाती हैं, जैसे आस, अमन, बोरा नाम की सारी क्या फसलें, कैसी फसलें हैं, तो ये धान की फसलें हैं। आस हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, ये सब धान की फसलें हैं जो असम और पश्चिम बंगाल में ये 3 प्रकार की फसलें एक ही सीजन में बोई जाती हैं, एक ही वर्ष में बोई जाती हैं। जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे हम जायद या गर्मा फसल कहते हैं, गर्मी वाले या गर्मा फसल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, फटाफट देख लेते हैं। एक तरफ दिया है खरीफ फसल, कब बोया जाएगा, जून जुलाई में बोया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा। ठीक है, सॉरी, जून जुलाई में काटा जाता है, खरीफ है ना, ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, यानी वर्षा ऋतु के समय। चावल हो गया, मकई हो गया, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिलहन, जूट, मूंगफली, इसके क्या है, फसल है। रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। शीत ऋतु में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों। जायद फसल की बात करें तो मार्च अप्रैल में, मई जून में तक बोया जाएगा, यानी मार्च अप्रैल में बोया जाएगा और मई जून में काट लिया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होता है जैसे सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, धान, मकई, मुरद, ये सब क्या है भैया, जायद फसल के एक भाग हैं। देश के 2 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, देश को 2 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। एक 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं का प्रमुख फसल होता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो किसकी खेती, धान की या चावल की खेती, और 100 सेंटीमीटर से कम होगा तो गेहूं की खेती होगी। विश्व का 22% चावल क्षेत्र जो है भारत में है। पूरे विश्व का जितना क्षेत्र है, हमारे पूरे विश्व में जितना चावल के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 22% अकेले भारत में स्थित है। यहाँ कुल कृषि भूमि 23% है, यहाँ पर कुल कृषि भूमि का 23% है। यानी क्वेश्चन पूछेगा पूरे विश्व में जितना चावल उपजाया जाता है, अगर उतने पूरे विश्व का जो चावल उपजाया जाता है वो कितना भारत में उपजाया जाता है, तो 22%, और हमारे कुल जितनी कृषि होती है उसका कितना प्रतिशत, तो 23%। भारत के कुल कृषि भूमि का 23% भूमि पर किसका खेती होता है, तो चावल की खेती होती है। चावल कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्न है, कौन कौन सी भैया, तापमान कम होना चाहिए, चावल के लिए तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी, इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, किसकी खेती के लिए, धान की खेती के लिए। गेहूं की बात करें तो चावल के बाद गेहूं हमारे देश में दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि चावल सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, उसके बाद गेहूं दूसरी खाद्य फसल है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति, यहाँ पे क्रांति रहेगी, हरित क्रांति आई और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमें गेहूं की खेती पर देखने को पड़ा था। देश में कुल गेहूं उत्पादन 2/3 हिस्सा जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। यानी कि हमारे भारत में जितना गेहूं उत्पादन होता है, तीन हिस्से में से 2 हिस्सा जो है पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यह भारत को लगभग 1/3 गेहूं उत्पादन करके देता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी कि गेहूं जो है दूसरी हम लोगों की खाद्य फसल है, दूसरी खाद्य फसल है, और पूरा विश्व का करीब 10% गेहूं भारत में उपजाया जाता है। और 1967 में जो है हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जिस फसल को लाभ हुआ है वो है गेहूं को। और गेहूं जो है, गेहूं हमारे भारत में 2/3% जो है हिस्सा
जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उगाता है, जबकि उत्तर प्रदेश अकेले 1/3 हिस्सा पैदा करता है। ज्वार, ज्वार की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्वार होता है, जो 21% ज्वार पैदा करता है। कौन, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। कितना प्रतिशत, तो 51%, सॉरी मैं 21 बोल दिया, 51% ज्वार पैदा करता है। बाजरा की बात करें तो बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, 24% अकेले करता है बाजरे का उत्पादन। राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13% और महाराष्ट्र 10% बाजरे का उत्पादन करते हैं। रागी की बात करें तो कर्नाटक का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है, यानी कि रागी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में। उसके बाद तमिलनाडु और दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है रागी का, कौन, तमिलनाडु। और सबसे पहला नंबर पे कौन है, कर्नाटका है। मकई की बात करें तो इसमें ग्लूकोज और मांड होता है। मकई में क्या होता है, ग्लूकोज और मांड होता है, याद रखेंगे। मक्की में क्या होता है, मक्का बोलेगा चाहे मकई बोलेगा तो इसमें ग्लूकोज और क्या होता है, मांड होता है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। मक्के के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। दाल की बात करें तो दालों के उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 के बीच में चलाया गया था। 1986 और 87 के बीच में राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम चलाया गया है, शुरू किया गया है। गन्ना की बात करें तो यहाँ बांस की प्रजाति है। गन्ना किसकी प्रजाति है, बांस की प्रजाति का एक पौधा है। भारत में गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत को गन्ने की क्या कहा जाता है, जन्मभूमि कहा जाता है। यह 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान होना चाहिए और 75 सेल्सियस से लेकर 100 सेल्सियस वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। तिलहन की बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। मूंगफली की बात करें तो एक खरीफ फसल है, याद रखेंगे मूंगफली कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। यह विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश हमारा है भारत। ठीक है, भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर मूंगफली उत्पादन करता है। गुजरात जो राज्य है भारत में सर्वाधिक जो है मूंगफली गुजरात में उगाई जाती है। सरसों की बात करें तो 1/3 भाग राजस्थान प्राप्त करता है, यानी राजस्थान से प्राप्त होता है सरसों, यानी सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में। अलसी यानी कि तीसी जिसको कहते हैं, यह रबी तिलहन फसल है, रबी की तिलहन फसल है, यानी रबी फसल है ये। और तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अलसी जो है, तीसी जो है, ये रबी फसल है, तिलहन की क्या है, रबी फसल। और जबकि उत्तर भारत में जो तीसी है, तिल है, उत्तर भारत में ये खरीफ फसल है, वहां पे रबी फसल, यहाँ पे खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में रबी फसल है, कौन सा, तो तिल। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है। अड़सी जो है खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के रूप में उगाई जाती है। अड़सी खरीफ में भी उगाई जाती है और रबी दोनों में उगाई जाती है। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर भारत का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल मुख्यतः दक्षिण भारत के कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में होता है। समझ में आया। चाय की बात करें तो ये सदाबहार वन की झाड़ी होती है। इनकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है, जिसमें थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा चाय में क्या पाया जाता है, थीन। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा है। इस फसल के उत्पादन में भारत जो है विश्व का दूसरे नंबर पे है। खपत में यह विश्व का पहले नंबर का देश है। रोपड़ कृषि के अंतर्गत सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा इस कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में आरंभ किया गया था। 1840 में सबसे पहले चाय की खेती किसने प्रारंभ की थी, तो अंग्रेजों ने किया था ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में, याद रखेंगे। चाय जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिससे जो है जलवायु जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, यहाँ पे 30 होगा, 30 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा। 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। और वर्षा की बात करें तो 200 से लेकर 2500 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ये प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की ब्रह्मपुत्र में और सुरमा घाटी में, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र और सुरमा की घाटी में, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और
गुड्डी की पहाड़ियाँ तथा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पे चाय की खेती की जाती है। कॉफी की बात करें तो बीज द्वारा प्राप्त होता है। कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटका कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यह भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। यहाँ भारत में कर्नाटका राज्य में 70% कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में कॉफी की खेती भी की जाती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में जो है चाय की खेती भी और कॉफी की खेती भी की जाती है। आम के उत्पादक में भारत विश्व का अग्रणी है। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक आम जो उत्पादन करता है भारत करता है, जो कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए तथा बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, मेघालय अनानास के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और बिहार ये आम के लिए है, और बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, मेघालय अनानास के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए, नाशपाती के लिए, खुबानी और अखरोट के लिए। ये कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर और चेरापूंजी संतरा के लिए, मुजफ्फरपुर का लीची और जलगांव का केला विशेष महत्व रखता है। जलगांव का केला और मुजफ्फरपुर की जो लीची है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। निर्यातक मतलब क्या होता है? बेचना। तो भारत जो है विश्व में काजू सबसे ज़्यादा बेचता है। इसकी कृषि मुख्यतः केरल और आंध्र प्रदेश में होता है। काजू की खेती कहाँ होती है? केरल और आंध्र प्रदेश में। काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेशों में तथा नारियल की कृषि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तट में होता है। तो काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में और नारियल की खेती जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के क्षेत्र में। रबड़ की बात करें तो भारत में इसकी बागवानी जो है कृषि 1880 ईस्वी में ट्रावनकोर और मालवार में प्रारंभ हुआ था। ट्रावनकोर और मालवार में प्रारंभ हुआ था रबड़ की कृषि करना, यानी इसकी बागवानी की गई थी सबसे पहले 1880 में ट्रावनकोर और मालवार में प्रारंभ हुआ था। व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था और रबड़ भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। रबड़ जो है भूमध्य रेखीय जलवायु की क्या है? फसल है, याद रखेंगे। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। जो रेशम का कीट होता है जिससे रेशम बनता है वो शहतूत के पौधे पे बनाया जाता है। शहतूत के पौधे पे रेशम के कीट जो होते हैं शहतूत के पौधे पर ही रेशम को पैदा करते हैं। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। भारत को कपास का क्या माना जाता है? मूल स्थान माना जाता है। प्रमुख इसके लिए 210 दिन पला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। भारत जो है कपास का मूल स्थान माना जाता है और यहाँ पे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी में कपास उत्पादन का बहुत उपयुक्त है, यानी कि लावा रहित जो काली मिट्टी है इस पे कपास की खेती सबसे अधिक होती है। इसके पककर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है। जो कपास होता है उसको पक के तैयार होने में कितना महीना लगता है? 6 से 8 महीना लगता है। गेहूं की कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत उत्तम किस्म के संकरण बीज, हाइब्रिड बीज जिसको बोलते हैं, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का व्यापक प्रयोग खाद्य उत्पादन में अप्रतिशत वृद्धि की गई। इसके दौरान श्वेत क्रांति जो है इसी के दौरान जो हरित क्रांति है इसी के दौरान श्वेत क्रांति जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत दूध के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी कि 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1980 के दशक में कृषि योजना की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दूध उत्पादन में काफी वृद्धि लाई गई थी। तीसरा चैप्टर हमारा निर्माण उद्योग। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल लगाकर शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था सफल वाला? तो 1854 में मुंबई में शुरू किया गया था सूती मिल। लेकिन भारत में औद्योगिक योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन भारत में जो औद्योगिक विकास जो है योजनाबद्ध जो है शुरू हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1951 में। आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट
फोर्ट ग्लांड नामक स्थान पर स्थापित की गई, पर यह सक्सेस नहीं हुआ। ये जो मिल है ये बंद कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहला सूती मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लांड में, जबकि पहला सफल सूती मिल तो 1854 में मुंबई में। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछ चुका है टीआरई 3 में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे बड़ा विशाल उद्योग है। यह कृषि के द्वारा रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मुंबई को सूती कपड़ों का महानगरी कहा जाता है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। जूट के समान निर्यात में भारत बांग्लादेश के बाद सांसद में दूसरा स्थान है संसार में, यानी यहाँ संसार होगा, यानी कि जूट के सामान जो निर्यात होता है हम लोग जो बेचते हैं, तो बांग्लादेश के बाद जो बांग्लादेश दूसरा देश है, बांग्लादेश के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। पाशमीना ऊन जो है एक विशेष नस्ल की बकरियों के द्वारा गुर्जालों द्वारा पाली जाती है। गुर्जाल द्वारा कश्मीर में बकरियां पाली जाती हैं और इन बकरियों से जो ऊन निकाला जाता है, जो बाल निकाले जाते हैं, उसमें पश्मीना शाल बनाया जाता है। अंगूरा का जो शाल है ये ऊन जो है खरगोशों के रोसे से प्राप्त होता है। खरगोश के जो बाल होते हैं उससे अंगूरा नाम का शाल बनाया जाता है और पाशमीना शाल जो है बकरियों के जो बाल हैं उससे बनाया जाता है। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्क और मध्य उद्योग इससे बनी मशीनों पर निर्भर करते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। इस्पात का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारत में लौह उत्पादन जो कंपनी में और किसके सहयोग से और किस राज्य में और किस जगह पे है, तो टाटा लौह इस्पात, जिसको हम झारखंड में स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। रतन टाटा द्वारा ये क्षेत्र जो कि टाटा लौह इस्पात की स्थापना झारखंड में हुई थी, जमशेदपुर में हुआ था और ये किसी देश के सहयोग से नहीं हुआ था। भारतीय लौह इस्पात की स्थापना पश्चिम बंगाल के वन्नरपुर में हुआ था। विश्व श्रेया लौह इस्पात जो कर्नाटका के भाद्रवती में हुआ था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ था। भिलाई जो है रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में हुआ था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, और ये राउरकेला में स्थित है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में स्थित है, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो जर्मनी के। दुर्गापुर जो है कि ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। बोकारो जो कि रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो में है। सेलम इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु के सेलम में है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटका के विजयनगर में है। जमशेदपुर को भारत का बरिंघम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो जमशेदपुर का बरिंघम किसे कहते हैं, भारत का बरिंघम किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे लौह इस्पात कारखाना भी स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। एल्युमिनियम उद्योग यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह अयस्क बॉक्साइट, इसका जो अयस्क है बॉक्साइट है, इससे जहाज, ठीक है, हवाई जहाज, बर्तन उद्योग या तार बनाने में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। नहीं कहते एल्युमिनियम का तार दे दीजिए, ये जो जहाज बनाया जाता है एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है। और बर्तन भी कई एल्युमिनियम के आते हैं। रेलवे की बात करें तो मुंगेर जिले में जामपुर में रेलवे वर्कशॉप है। मुंगेर जिले के जामपुर में रेलवे वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। क्वेश्चन पूछेगा एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो मुंगेर के जामपुर में है। याद रखेंगे, बिहार में पड़ता है हमारे। ठीक है। वायुयान की बात करें तो कारखाना जो है हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में स्थापित हुआ था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में लगाया गया था। यह कारखाने को बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम जो है HAL है। ठीक है। इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
का कच्चे माल का पर आधारित ना होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का स्वच्छता फुटुजू उद्योग का कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटुजू उद्योग कहते हैं। कच्चे माल नहीं मिलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसको हम फुटुजूल उद्योग के नाम से जानते हैं। सस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन और 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। सांस के द्वारा, जो सांस हम लोग लेते हैं, इसके द्वारा प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन वायु को हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं, अपने अंदर सांस लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को घटी थी भोपाल के मध्य प्रदेश में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये खाद्य और कीटनाशक बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका जो यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मीथेन ऑक्सोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी थी। और इस पे एक मूवी भी है, आप जाकर देख सकते हैं। भोपाल त्रस्ती किस गैस का रिसाव था? तो मीथेन आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। परिवहन, संचार और व्यापार। सड़क की बात करें तो लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जाल वाले देशों में स्थान रखता है। यानी कि विश्व में भारत जो है सर्वाधिक जाल वाले देशों में क्या है? स्थान रखता है। चौथे स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे, शायद दूसरे स्थान पे है। ग्रैंड ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है, जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक सड़क जो कोलकाता से अमृतसर का भाग भारत में पड़ता है। आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जिसे NH1 कहते हैं, NH1 नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, जो कि अमृतसर से दिल्ली के बीच में है। और हमने देखा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था कोलकाता से अमृतसर तक। तो अमृतसर से दिल्ली तक NH1 है और दिल्ली से कोलकाता तक NH2 है। तो हम बोल सकते हैं NH1 और NH2 जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है। अमृतसर में कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग A1A कहते हैं। 1A नेशनल 1A जो है वो कहाँ है? तो अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़कें को हम NH1A कहते हैं। याद रहेगा, अमृतसर से कारगिल होते हुए कहाँ तक? लेह तक जाने वाली सड़कों को हम NH1A कहते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किया गया। परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी। स्वतंत्रता के बाद की बात बता रहे हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा देश में, भारत में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें और 1.46 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी। याद रहेगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके क्रम से उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा और तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उड़ीसा में। सबसे ज्यादा NH नेशनल हाईवे, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। यानी सबसे कम पक्की सड़कें कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क मिलती है। कहाँ? 1 किलोमीटर बस लंबी सड़क है। कहाँ? लक्षद्वीप में। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल जो है प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा सड़कों का जाल जो है केरल में है। सबसे ज्यादा सड़कों के जाल कहाँ है? केरल में। उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घना जो जाल है पंजाब में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। और उत्तर पूर्वी राज्य की दृष्टि से देखें तो त्रिपुरा प्रथम स्थान पे और नागालैंड दूसरे स्थान पे आता है हमारे सड़कों के जाल में। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व जो है सड़कों का जाल जो है वो है चंडीगढ़ में। पूरे देश सड़कों का सर्वाधिक घना जो है जाल जो है दिल्ली में है। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार
देश में सड़कों के 4 प्रकार में बांटे गए। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का यह सबसे लंबा राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, इसकी लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। जबकि इसकी लंबाई के बाद इस समय नया नेशनल मार्ग आ गया जिसको बोलते हैं NH-44, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी लंबाई इससे भी अधिक है। स्वर्ण चतुर्भुजीय राजमार्ग सरकार द्वारा भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। और ये 6 लेन की सड़कें होंगी जो 5846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ेगा। जिसे हम स्वर्णीय चतुर्भुजीय राजमार्ग कहते हैं। ये 16 लेन का बनाया जा रहा है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। मुंबई से पुणे के बीच में राजमार्ग को देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कहते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 में से माना जाता है। यहाँ पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर लंबी रेल चलाई गई थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में रेलवे जोन को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में 19 रेलवे जोन है। कितने? 19 रेलवे जोन। जबकि विभाग जो है हमारा BPSC 18 रेलवे जोन मानता है, ये भी याद रखेंगे। तो 19 क्षेत्रों में या 19 रेलवे जोन में बांटा गया है। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे और सबसे छोटा जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। उत्तर पूर्वी सबसे छोटा रेलवे जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है और सबसे बड़ा जो है उत्तर मध्य रेलवे है। कौन सा है? उत्तर रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब मुख्यालय देख लेते हैं। 19वीं जो रेलवे मुख्यालय हैं, जो रेलवे जोन है वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे उत्तर की बात करें, यहाँ पे देखते हैं, एक मैप बनाते हैं, फटाफट ध्यान देंगे आप लोग। ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं ऊपर की दिशा होती है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। सबसे उत्तरी रेलवे है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। सबसे उत्तरी रेलवे दिल्ली। सबसे पूर्वी रेलवे जो ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, सबसे पूर्वी रेलवे आपका कोलकाता, क्या हो जाएगा? कोलकाता। सबसे पश्चिमी रेलवे की बात करें तो मुंबई जो चीज चर्च पड़ेगा, क्या पड़ेगा? चर्च। सबसे दक्षिणी रेलवे की बात करें तो हमारा पड़ेगा चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है सबसे दक्षिणी रेलवे की बात करें। बीच वाले की बात करें तो छत्रपति साहू जी, जो कि मध्य रेलवे बोलते हैं इसको, मुंबई सेंट्रल बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे? मुंबई सेंट्रल, जिसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, टर्मिनल के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी उत्तर रेलवे, अब ये उत्तरी पूर्वी, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर, ये उत्तर, ये पूरब, तो ये बीच वाला लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो रेलवे जोन है, उत्तरी पूर्वी जो रेलवे जोन है, पूर्वी उत्तर रेलवे जोन है, वो है गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर। अब देखेंगे उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे, अब ये जो पूरब है, अब इसी का जो है मध्य रेलवे, यहाँ पर मध्य रेलवे कहाँ है? तो आप कहेंगे हाजीपुर, जो कि बिहार पटना के पास पड़ता है, हाजीपुर। तो उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे कौन सा हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। अब उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, अब उत्तरी पूर्वी, ये जो उत्तरी पूर्वी इसका जो सीमांत रेलवे है वो ऐसे ही याद रखेंगे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, यह है मालीगांव गुवाहाटी, यह हमारा क्या है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। दक्षिण मध्य, अब ये दक्षिण है, अब यहाँ मध्य की बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे का नाम है, उसका नाम है सिकंदराबाद। कौन सा बाद? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद है, क्लियर रहेगा। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, अब देखिए दक्षिणी, अब ये पूर्वी, ये दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया। अब ये तो दक्षिणी पूर्वी जो मध्य रेलवे है ये यहाँ पर मिलेगा आपका कहीं, तो कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी जो हमारा रेलवे मुख्यालय है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कोलकाता है। पूर्वी तटीय जो रेलवे है, अब ये जो पूरब है, ये पूर्व है, अब इसका तट रेलवे जो होगा, पूर्वी तट रेलवे जो है भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। कौन सा? भुवनेश्वर है। अब देखिए उत्तरी मध्य रेलवे, अब ये उत्तर है, अब बीच में मध्य होगा, तो उत्तरी मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो गया। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर हो गया, पश्चिमी हो गया, तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जो है जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, अब कह रहा है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, कौन सा? मध्य रेलवे। दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया, अब इसका मध्य रेलवे यहाँ पर बीच में, तो कौन सा होगा? बिलासपुर हो जाएगा। कौन सा होगा? बिलासपुर होगा। कौन सा होगा? बिलासपुर। अब देखिए पश्चिमी और दक्षिणी मध्य रेलवे, ये कौन सा हो जाएगा? हुगली होगा। कौन सा होगा? हुगली होगा। यही चीज यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आप ये डायग्राम से अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं जल्द ही क्या करूंगा, एक शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखा है जियोग्राफी का, वो जल्द ही मैं इस वीडियो के बाद उसको पढ़ाऊंगा। आप उसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको बस ऐसे ही देखिए, उत्तर रेलवे कौन सा है? नई दिल्ली। पूर्वी रेलवे कोलकाता। पश्चिमी रेलवे चर्च गेट जो कि मुंबई में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई है। मध्य रेलवे जो कि मुंबई सेंट्रल, जिसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जानते हैं। पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे जो कि हाजीपुर है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ है भैया? इलाहाबाद में। अब उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। कोंकण रेलवे जो कि मुंबई में है। कोंकण रेलवे मुंबई में। 1 अगस्त 1947 में रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया था। रेल यात्रा बीमा योजना शुरू कब किसने किया था? कि रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था 1 अगस्त 1947 को। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी जो रेलवे लाइन है उसको हम कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी है। इस पर वर्तमान में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग भी है। भारतीय रेलवे प्रणाली बात करें, भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। भारतीय रेलवे प्रणाली जो है एशिया की सबसे बड़ी और पूरे विश्व की देखें तो तीसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। वायुयान की बात करें तो देश वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ था। देश में वायु मार्ग का या वायु परिवहन का उपयोग सबसे पहले 1911 में हुआ था, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान में डाक ले जाने के लिए किया गया था। क्या ले जाने के लिए? डाक ले जाने के लिए। यानी भारत में सबसे पहले वायुयान परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी और इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर जहाज को उड़ाया गया और वहां पे डाक ले जाने का काम किया गया था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1933 में हुई थी। भारतीय हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 में 85 ईस्वी से दी जाती है। भारत में हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 से सेवा दी जाती है। 1 अप्रैल 1955 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक जल, एक अंतर्राष्ट्रीय जल। एक होता है आंतरिक जल मार्ग और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश में जाने के लिए, आंतरिक मतलब अपने ही देश में अलग अलग द्वीपों पे जाने के लिए उसको आंतरिक जल मार्ग कहते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे 9 चालन मार्ग है। भारत में पहली बार 1806 में दक्षिण भारत के बकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया और 720 किलोमीटर लंबा जल मार्ग बनाया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील से भी जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में केंद्रीय सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में। भारत में 5 आंतरिक जल राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। कितने? 5 राष्ट्रीय मार्ग हैं, जल मार्ग हैं। पहला जल मार्ग जो है हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। दूसरा जल मार्ग सदिया से हुबली को जोड़ता है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जल मार्ग तीसरा जो है कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। चौथा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो गोदावरी कृष्णा नदी के पुंडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुंडुचेरी में फैला हुआ है। 5वां जलमार्ग जो रास्ता है यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट कनाल मताई नदी और ब्राह्मणी नदी एवं महाडेल्टा पर स्थित है। ये कौन सा? 5वें जलमार्ग जो है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में फरवरी 2004 में कार्यरत है। राष्ट्रीय महत्व का यह संस्था देश में पहली
देश में अपनी तरह का पहला संस्था है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है। यानी कि देखें, हाँ, पानी की जहाजें जो रुकती हैं बंदरगाह के रूप में, भारत जो है विश्व में 20वें स्थान पर है। यहाँ पर 12 बड़े बंदरगाह हैं, लगभग अब 13 हो चुके हैं। मुंबई जो है महाराष्ट्र में, मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। नौसेवा जो है महाराष्ट्र में ही है। ये मुंबई बंदरगाह पे जब ज़्यादा लोड होने लगा तो ये बंदरगाह बनाया गया। कोलकाता और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु का है। तुतिकोरिन जो है तमिलनाडु का है। कांडला जो है गुजरात का है। कोची जो है केरल का है। इन्नौर जो है तमिलनाडु का है। पारादीप जो उड़ीसा का है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। मुरमुरगा गोवा का। मंगलूर जो है कर्नाटका का। ये सारे बंदरगाह हैं। संचार व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। देश में सबसे पहले डाक सेवा प्रारंभ 1837 में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। किसकी कंपनी की देन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। देखिए, सर्वप्रथम 1837 में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई 1837 में, जबकि 1854 में भारत में डाक विभाग की जो है स्थापना हुई थी। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्यों में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश में 8 डाक क्षेत्रों में बांटा। 6 अंक वाले एक अंक में पहला अंक जोन के नाम से, पहला 6 अंकों का एक अंक होता है। डाक विभाग द्वारा जो पत्र बनाया जाता है, जो पत्र होता है उस पर 6 अंकों का जो है एक अंक होता है। 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया। जो भारत की जो क्या कहते हैं डाक व्यवस्था थी उसको 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। अब इसमें आगे देखेंगे तो 6 अंकों का एक अंक होता है। पहला अंक जो होता है जोन के बारे में बताता है, जहां ये पत्र भेजना वहां के जोन के बारे में। बाद में 2 अंक जो है उपजोन के लिए है, और अंतिम के 3 अंक जो थे वो गंतव्य डाक घर के लिए निर्धारित किया जाता था, जिसे हम पिन कोड कहते थे। लास्ट जो 6 डिजिट होता है वो पिन कोड था। पहले अंक में क्या है? जोन। दूसरे 2 अंक में जो है उपजोन, और 3 जो बचे हैं अंक जो बचे हैं उसको डाक घर के लिए निर्धारित किया गया था। बिहार और झारखंड में पिन कोड संख्या 8 से सम्मिलित था। बिहार और झारखंड का जो पिन कोड था वो 8 पिन कोड संख्या जो 8 में सम्मिलित था। डाक चैनल भारत में रेडियो प्रसारण जो है 1923 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा शुरू किया गया था। 1957 ईस्वी से इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा भारत में रेडियो प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? तो 1923 से, और इसमें जो है रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के नाम से शुरू किया गया था, और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान समय में यह साधन जो है प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। प्रसार भारती के तहत ये जो आकाशवाणी है इस समय कार्य कर रहा है। टेलीविज़न भारत में इसकी सेवा 1959 ईस्वी में आरंभ हुई थी। 1976 ईस्वी में दूरदर्शन नाम से इसे जाना गया। टेलीविज़न जो हम लोग देखते हैं उसकी शुरुआत 1959 में आरंभ हुआ था, और 1976 में इसे दूरदर्शन के नाम से जाना गया। रंगीन प्रसारण यानी कि जो टेलीविज़न था उसमें तो सादा टेलीविज़न हुआ करता था, तो रंगीन अगर देखा जाए तो कब शुरू हुआ था? 1982 में हुआ था, और एशिया खेलों के दौरान हुआ था। एशिया के खेल हो रहे थे उसी के दौरान 1982 में पहली बार रंगीन जो है टेलीविज़न का प्रारंभ किया गया था एशिया खेल के समय। भारत में एशिया का पहला देश है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्याती संबंध में निर्याती संसाधन क्षेत्र की महत्व को पहचाना है। कांडला में एशिया का पहला निर्यातिक संयंत्र क्षेत्र स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों कितनी थी? कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 2.42 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान किस राज्य का? महाराष्ट्र का। किस वर्ष इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एलायंस को इंडियन नाम दिया गया था, तो 2005 में इसको इंडियन नाम दिया गया था। भारतीय अंतर्देही जलमार्ग परिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, आपका अगला चैप्टर है बिहार कृषि और वन्य संसाधन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं इस चैप्टर को। ध्यान देंगे आप। तो कह रहा है कृषि एवं वन्य संसाधन।
बिहार में 4 फसलें बोई जाती हैं, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। ये 4 फसलें बोई जाती हैं कहाँ? बिहार में। भदई की बात करें तो इसकी शुरुआत मई और जून में की जाती है। भदई कब बोया जाता है? तो मई और जून में बोया जाता है। भदई धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई, अतिरिक्त जूट और सब्जियों की भी खेती की जाती है भदई में। तो भदई में कब बोया जाता है भदई? तो मई और जून में बोया जाता है। भदई धान भी होता है, आपको मालूम होगा। अगहनी फसल की बात करें तो मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, अरहर, गन्ना, इस फसल की मुख्य पैदावार है अगहनी। रबी फसल की बात करें तो इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में के मध्य में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूं, जौ, दलहन, तेलहन और फसल की खास उपज है। गर्मा की बात करें तो गर्मा इन फसलों को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां सिंचाई सुनिश्चित व्यवस्था है। इन फसलों को गर्मा या धान एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसल, धान सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद में होता है। यानी धान सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिमी बिहार में पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास सबसे अधिक माने कि धान और गेहूं का उत्पादन करता है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाजों में महुआ हो गया, मिलेट हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा को सम्मिलित किया जाता है। मधुबनी जिला मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे स्थान पर किशनगंज है। मोटे अनाजों में दूसरे स्थान पर किशनगंज है, पहले स्थान पर मधुबनी है। तिलहन की बात करें तो तिलहन उत्पादन सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा का स्थान आता है। सब तिलहन में देखा जाए तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आता है, फिर बेगूसराय आता है, पूर्णिया आता है और सहरसा आता है। दलहन की बात करें तो दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है, जबकि औरंगाबाद और कैमूर जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। यानी कि अगर हम बिहार में देखें तो मोटे अनाज के रूप में देखेंगे तो मधुबनी जिला सबसे आगे है, दूसरे स्थान पर किशनगंज है। तिलहन के बारे में देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है, फिर बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा है। दलहन की बात करें तो पटना सबसे आगे है और कैमूर और रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है। गन्ना की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत का 6वां स्थान है। बिहार में तंबाकू उत्पादन जो करता है बिहार, वो भारत के 6वें स्थान पर है। इसकी खेती के लिए गंगा के दियरा क्षेत्र उपयुक्त है। समस्तीपुर और वैशाली जिले में इसके लिए प्रसिद्ध है। समस्तीपुर और वैशाली जिले क्या है? इसके लिए प्रसिद्ध है। प्याज की बात करें तो प्याज की खेती का मुख्य रूप पटना और नालंदा जिले में की जाती है। प्याज जो है मुख्य रूप से पटना और नालंदा जिले में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। मिर्च की बात करें तो मिर्च की खेती दियरा क्षेत्रों में गंगा के दोनों किनारे पर बृहद पैमाने पर किया जाता है। आम के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले प्रसिद्ध है और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए विख्यात है। मखाने के लिए मधुबनी और दरभंगा प्रसिद्ध है। मखाना, मधुबनी और दरभंगा। नहर की बात करें तो बिहार में सिंचाई के लिए नहरें प्रमुख साधन है। त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1.09 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना कब हुई त्रिवेणी नहर की? तो 1903 में हुआ था और 1.09 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि पुल की जो लंबाई है, जो बॉर्डर बनाया गया है। सोन नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यह परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी अगर बोले तो दामोदर घाटी परियोजना है, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना भारत में सबसे पहला परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है और ये झारखंड में स्थित है। जब झारखंड और बिहार एक ही में स्थित था तभी ये दामोदर घाटी परियोजना चालू किया गया था। अब हम बात करें यह परियोजना जो है कौन सा? सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है बिहार की और पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका विकास अंग्रेजों ने 1874 में सिंचाई के लिए कराया था। बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना जो है सबसे पुरानी परियोजना और पहली नदी घाटी परियोजना है बिहार की और इसका विकास जो है अंग्रेजी सरकार ने 1874 में कराया था। गंडक नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की यह एक संयुक्त परियोजना है जो भारत और नेपाल के सहयोग से
वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई है। यानी कि गंडक नदी परियोजना जो है ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, और ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश बिहार की एक संयुक्त परियोजना है जो भारत और नेपाल की सीमा के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू होता है। वाल्मीकि के पूर्व भाग और पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई, जिसे हम तिरहुत नहर कहते हैं। पूर्वी भाग को, जो पूर्व में वाल्मीकि नगर के पूर्व में जो नहर निकाली गई है उसको तिरहुत नहर कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना की कल्पना 1896 में किया गया था, 1896 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तव रूप में 1955 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार राज्य की सामूहिक प्रयासों का फल है। कोसी बैराज जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि कोसी पे जो बांध बना था 1963 में बनकर तैयार हुआ था, और कोसी परियोजना 1955 में शुरू हुई, जबकि नियम कानून बनाया गया था कोसी परियोजना बनाने के लिए 1896 में बनाया गया था। दुर्गावती जलाशय परियोजना, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर और रोहतास जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई करना है और बाढ़ को नियंत्रण करने का काम करता है दुर्गावती जलाशय। तो यह परियोजना जो है कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, इसका निर्माण किऊल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है। किऊल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है। बागमती परियोजना की बात करें, बागमती परियोजना, इस परियोजना द्वारा बरनार नदी पर पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का काम हो सकेगा। यानी बागमती परियोजना बनाई गई, जिसके द्वारा ये बागमती परियोजना जो है बरनार नदी पर स्थित है, और ये बांध जो है जमुई जिले में बनाया गया है, और सूखा क्षेत्र में सिंचाई के लिए काम किया जाता है इससे। वन संसाधन की बात करें तो अर्ध पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखीय विभाजन करते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 6.87% भाग पर वांछनीय, यानी कि 7% लगभग, तो 6.87% बिहार में क्या है, वन है। जबकि राष्ट्र नीति के अनुसार 33% किसी भी राज्य में वन होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 33% होना चाहिए, जबकि बिहार में 6.87% ही वन है। कांवर झील प्रायवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीमा अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा है। देखिए कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है, जो एक पक्षियों का घर है। यहाँ पे प्रायवासी पक्षियाँ उड़कर अन्य देशों से उड़कर यहाँ पर आती हैं कांवर झील में। और ये जो कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा है? तो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीमा अली, इन्होंने पक्षियों का स्वर्ग कहा है। पक्षियों का स्वर्ग कांवर झील को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बिहार में कितना प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो 80% पर। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? तो 75%। तंबाकू उत्पादन किया जाता है गंगा के दियारा क्षेत्र में। गंगा के दियारा क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है बिहार में। कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुई थी 1954 में। कोसी नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर? वाल्मीकि नगर में। कुशेश्वर बांध बोले या कुशेश्वर स्थान बोले या कुशेश्वर झील बोले तो ये कहाँ भैया? दरभंगा में। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है। कहाँ है? पटना में। खनिज और ऊर्जा स्रोत, मस्को हाइट नामक हाइट बहुत ही उच्च कोटि का अवरक होता है। ये जो है मस्को हाइट जो कि सबसे उच्च कोटि का क्या होता है? अवरक होता है। इसे बंगाल में रूबी के नाम से जानते हैं। जो सबसे उच्च कोटि का अवरक होता है उसे बंगाल में रूबी के नाम से जानते हैं। इसको मस्को हाइट के नाम से भी जानते हैं। अवरक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मस्को हाइट, एक होता है फोलोगो फाइट, और एक होता है बायोटाइट। तो एक होगा मस्को हाइट, एक होगा फोलोगो फाइट, और एक होगा बायोटाइट। याद रहेगा। बिहार के मस्को हाइट अवरक पाया जाता है। बिहार में कौन सा पाया जाता है? मस्को हाइट अवरक पाया जाता है। ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं, यह मुख्य रूप से जो है रिफाइनरी करने के लिए रिफाइनरी फैक्ट्री में उद्योग में उपयोग होता है, जो मुंगेर और रोहतास के जिले में प्राप्त होता है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? तो मुंगेर और रोहतास जिले में, जिसे हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। कहगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी।
बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो 1970 में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला बिहार का जो है बरौनी ताप विद्युत परियोजना है। और कहगांव सुपर थर्मल जो पावर बिहार में स्थित है वो भी ताप विद्युत परियोजना जो 1979 में स्थापना इसकी की गई थी। 1982 में बिहार राज्य में जल विद्युत निगम के गठन किया गया था। 1982 में बिहार राज्य में जल विद्युत निगम का क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट में। पाइराइट खनन है अधात्विक। कहगांव ताप विद्युत परियोजना किस जिले में बिहार के, तो भागलपुर में। कहगांव ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। 1970 में क्या हुआ था, बरौनी का। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार उद्योग और परिवहन, भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा 1840 में मोमबितिया में स्थापित किया गया था। 1840 में बितिया में स्थापित किया गया था, याद रहेगा। तो डचों द्वारा पहली चीनी मिल लगाया गया था बिहार में 1840 में। बिहार में 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी मिलता है। 10 टन अगर गन्ना हम लोग पेड़ के चीनी बनाते हैं तो बिहार के 10 टन गन्ने में 1 टन जो है चीनी प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रचुर कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। बिहार में 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है और सीमेंट उद्योग के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना जो है बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री है। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री। राजगीर में आयुध कारखाना। चंडी में जैविक खाद्य कारखाना। और दरियापुर में दरियापुर जो कि छपरा में स्थित है, रेलवे चक्के का निर्माण। हरनौत में जो है रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैव खाद्य कारखाना और दरियापुर छपरा में रेलवे चक्के का निर्माण। तो याद रहेगा। तो हरनौत में क्या है, रेलवे कोच फैक्ट्री है। राजगीर में आयुध कारखाना है। चंडी में जो है जैविक खाद्य कारखाना है। और दरियापुर जो कि छपरा में पड़ता है, रेलवे चक्के का निर्माण होता है। जामपुर 1875 में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है और भारत का सबसे पहला विश्व का नहीं, एशिया का सबसे पहला जो है रेलवे वर्कशॉप, जो कि एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है जामपुर में, जो 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप है। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला वर्कशॉप है जमालपुर। कौन सी, जमालपुर। जामपुर बोल रहे थे, सॉरी, जमालपुर 1875 में। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। यह ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मुगल काल में शेर शाह द्वारा हुआ था। बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई जो है 3738 किलोमीटर है। 3738 किलोमीटर भारत में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई है। ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार में कुल 204 किलोमीटर इसका लंबाई है। यह सड़क पूर्व में कोलकाता से होते हुए पश्चिम में दिल्ली के पेशावर तक जाती है। बिहार में रेलवे मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ था। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेलवे लाइन बिछाई थी। यह रेल मार्ग मुख्य सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया गया था। बिहार में राजगीर के युद्धकूट पर्वत और बौद्ध स्तूप पर जाने के लिए कहाँ, बिहार के राजगीर के युद्धकूट पर्वत से बौद्ध स्तूप पर जाने के लिए रजुक मार्ग का विकास किया गया, जो 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग अवस्थित है, तो पटना में। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में। रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में। पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या कितना है, 2 है। बिहार में कौन सा है, 2 है, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, 1860 में हुआ था। मध्य पूर्वी रेलवे मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार का रजुक मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर में है। बिहार की जनगणना देख लेते हैं। बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण जनगणना, भारतीय जनगणना 2011 का डेटा है। भारत में
भारत की 15वीं जनगणना 2011 में आयोजित हुई थी। 2011 में कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो बिहार का है, बिहार था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो था अरुणाचल प्रदेश था। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक घनत्व तो बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश। घनत्व का मतलब होता है 1000 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1000 किलोमीटर में सबसे अधिक बिहार में लोग रहते हैं और सबसे कम लोग अरुणाचल प्रदेश में। अब पूरे ऑल ओवर में जो पूरा राज्य, उस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। और सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो कहाँ है? केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। अधिक साक्षर दर वाला राज्य, सबसे अधिक पढ़ा हुआ राज्य केरल, और सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य बिहार। सबसे पढ़ा लिखा कम राज्य कौन सा है? बिहार है। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर की श्रेणी, भारत में साक्षरता दर की श्रेणी 2012-11 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में पुरुष जो है 82.14% पढ़े लिखे हैं। महिला जो थे 65.46% पढ़ी लिखी हैं। समग्र साक्षरता अगर देखें दोनों को मिलाकर तो 74% लोग साक्षर थे 2011 का जनगणना के अनुसार। राज्य में कुल जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1006 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर ये व्यक्ति 1006। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है बिहार का वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। 1880 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है बिहार का शिव भगवान रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा लोग दर्शन करने जाते हैं। एक तरह से हम एग्जाम्पल में याद करने के लिए कर सकते हैं। तो 1880 जनसंख्या घनत्व है बिहार के शिवहर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर में 488, जबकि 1088 था। वहां पे 1888 था। कितना था? 1880 था, और यह है 488 जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कैमूर का। जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान कितना है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। बट ये गलत है, अगर देखा है, सॉरी गलत नहीं है, सही है। जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान किसका? बिहार का स्थान देखा जाए तो बिहार का स्थान जो है तीसरे नंबर का है। बिहार का राजस्थान कितने नंबर का है? तीसरे नंबर पे। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है, और दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा हमारा बिहार है। बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सबसे ज्यादा जिला किस जिले में लोग रहते हैं? तो पटना में। जबकि वही जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो क्या बोलेंगे? शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर में, और सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में। सबसे कम जनसंख्या जो है जिला है वो शेखपुरा है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 7 लाख, ऐसे याद करेंगे, 7,43,16,709। ये क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है, यानी बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है 7,43,16,709। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 86,81,800 लोग, जो कि शहरी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 88% है। 88% लोग आज भी गांव में लोग रहते हैं बिहार में। कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितना है? तो 11.29% है। राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है, यानी कि पूरे राज्य में, बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है बिहार राज्य का कितना है? 918। सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है गोपालगंज में। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में। राज्य की कुल साक्षरता दर जो है 61.80 है, यानी 61.80% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं रोहतास में। और सबसे कम साक्षर वाला जिला है पूर्णिया। सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं पूर्णिया में, सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं रोहतास में। कुल महिला साक्षर है 51% लोग यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं महिलाएं। और पुरुष की देखें तो 71.20 लोग पुरुष यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो 51 और 71 याद रखेंगे। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला रोहतास है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लोग कहाँ है? रोहतास में ही है, और महिला भी देखेंगे तो रोहतास में ही है। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला जो है सहरसा है, जबकि सबसे कम पढ़े लिखे लोग पूर्णिया में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष साक्षर वाले जिले जो है रोहतास है, और सबसे कम पुरुष पढ़ने वाले हैं पूर्णिया। याद रहेगा, पूर्णिया में सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं। अब हम देखेंगे मानचित्र अध्ययन।
अब यहाँ पे है होशयुंग विधि। ये क्या भैया, इस विधि में विकास आस्टियन के एक सैन्य अधिकारी लेहमान, याद रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लेहमान ने किया था। यानी कि हैस्यूर विधि जो है किसने स्टार्ट किया था, तो ये ऑस्ट्रिया के एक सैनिक अधिकारी थे लेहमान, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी, महीन और खंडित रेखीय रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा और जल बहने की दिशा में खींची जाती हैं, याद रहेगा। तो ये विधि है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण क्या है, तो भैया पर्वतीय छायाकरण मैप में कैसे दर्शाया जाता है, इसके विधि के अंतर्गत उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है। इस विधि से पर्वतीय देशों के उच्चावाच की प्रभावशील ढंग से दिखाना संभव होता है। तल चिन्ह क्या है, वास्तविक संरक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों और पत्थरों जैसी अस्थायी वस्तुओं का समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम तल चिन्ह कहते हैं। अस्तररंज, ऊंचाई में विधि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है। इससे समुद्र और जलीय भाग के नीले रंग से दिखाया जाता है। मैदान को हरा रंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समुद्र को और जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। और अस्तर रंज क्या है, तो ऊंचाई पे जितना जाएंगे ना उतना ही जो रंग होगा, जैसे पहाड़ का रंग हो गया, जो समुद्र का रंग नीला हो गया, तो जहाँ पानी कम होगा वहाँ पे नीला क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पानी अधिक होगा वहाँ पे नीला क्या होगा, अधिक होगा। तो मैदान को हरे रंग का दिखाया जाता है, पर्वतों को बादामी हल्के रंग कत्थई कलर सा दिखाया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। समोच्च रेखा की बात करें तो समोच्च रेखा क्या होता है, तो समोच्च रेखा की सहायता से उच्चावाच प्रदर्शन की विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। समोच्च रेखा भूतल से समुद्री जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदु स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है समोच्च रेखा। पठार धरातल पर पाए जाने वाले ऐसी आकृति जिसका आधार शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो उसे हम पठार कहेंगे। खाड़ी भी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा युवा अवस्था में किया जाता है। अंग्रेजी के भी आकार को उल्टा आकृति बनाई जाती है। इसे समोच्च रेखाओं का मान बाहर से ऊपर की ओर क्रम से घटता जाता है। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए एक हुस्मुन विधि का विकास किसने किया, तो लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायाकरण विधि भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश डालने की कल्पना की जाए, तो उत्तरी पश्चिमी दिशा से डालने की। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्थानीय ऊंचाई। रक्त रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग का उपयोग जल के लिए किया जाता है या समुद्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक आपदा, एक परिचय। जब समुद्र की तल पर उत्पन्न भूकंप तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराती है तो तट के ऊपर जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछल लेकर तटीय क्षेत्रों में तबाही करता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। समानता 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राय प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति आती है। कोसी की इसी विनाशक लीला के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। भारत के विनाशक भूमि 1934 में आया था। भारत में आया था। भारत में प्रमुख सुखाड़ 1966 में पड़ा था। भारत में प्रमुख सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 को आया था। 26 दिसंबर 2004 को आया था भयानक सुनामी, और सुखाड़ 1966 में, और भूकंप आया था 1934 में। सुनामी प्रमुख कारक है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो क्या आएगा, सुनामी आएगा। चैप्टर नंबर 8 है आपका प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। विभिन्न नदियों का किसी खास राज्य का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक हमें कोसी नदी को, बंगाल का शोक हमें दामोदर नदी को और तीस्ता नदी को, बंगाल का शोक हम दामोदर नदी और तीस्ता नदी को, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को, और उड़ीसा में महानदी को, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा, और गुजरात में नर्मदा नदी को हम क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। क्योंकि ये सारी नदियां, जैसे कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है, दामोदर नदी और तीस्ता नदी ये पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने का काम करती हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी असम में, और महानदी उड़ीसा में, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, और नर्मदा नदी
गुजरात में बाढ़ लाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको शोक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गुजरात का शोक किस नदी को कहते हैं, तो क्या बताएंगे, नर्मदा नदी को। आंध्र प्रदेश का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कृष्णा नदी को। और असम में शोक किस नदी को कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं। किस नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को। नदियों पर बांध बनाने के कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। भारत का मुख्य प्रमुख कृत्रिम जलाशयों का नाम दिए गए हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है, ये गोविंद सागर यहाँ पर झील बनता है। गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये कृत्रिम जलाशय है, एक झील है, कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। तो नर्मदा नदी, नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये सरदार सरोवर जलाशय यहाँ पर। जो कि नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर है यहाँ पर। कावेरी परियोजना जो कि कावेरी नदी पे है, कृष्णा सागर के नाम से जो है कि जलाशय है कावेरी नदी पर। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर है। पंतनगर, वल्लभ पंत नगर जो कि वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश का एक जलाशय है। दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आश्वासन नामक बांध है। नील नदी पर कौन सा है, आश्वासन बांध। और दुनिया का सबसे लंबा नदी भी कौन सा है, नील नदी है। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सिंचाई आयोग कहता है कि 16% भाग पर प्रति वर्ष जो है सुखाड़ आता है। भूकंपीय सुनामी की बात करें तो भारत में भूकंप क्षेत्र, भारत में 5 भूकंपीय पेटी है। कितनी, 5, याद रखेंगे। भूकंप को 5 पेटियों में बांटा गया है। पहला भूकंपीय जोन, वह जोन जो दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में आता है, यह भूकंप का खतरा ना के बराबर होता है, बिल्कुल भूकंप नहीं होता है पहले जोन में, जो कि दक्षिणी क्षेत्र को पहले जोन में बांटते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैप बनाता हूँ और उसमें भरते हैं हम लोग। तो ये हमारा मैप है, ध्यान देंगे। ये बेसिकली एक छोटा सा मैप हम लोग बना लेते हैं भारत का। और ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला जोन हो जाएगा। क्या होगा, पहला जोन होगा। चलिए भैया दूसरा जोन देखते हैं। दूसरे जोन के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र हो जाएंगे। ये जो तटीय क्षेत्र हो गया, ये दूसरा जोन हो गया। ये क्या हो जाएगा, दूसरा जोन हो जाएगा हमारा तटीय क्षेत्र। ठीक है। तीसरा जोन की बात करें, इसके अंतर्गत मुख्य गंगा सिंधु मैदान राजस्थान गुजरात के क्षेत्र आते हैं। यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है ये तीसरे जोन में आता है भूकंप में। ठीक है। चौथा जोन जिसमें अधिक खतरा की संभावना होती है, मुख्य शिवालिक हिमालय क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। तो चौथे जोन में भाई देखेंगे तो शिवालिक हिमालय जो है ना, कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय के दक्षिण के वाले क्षेत्र को हम चौथे जोन के नाम से जानते हैं और इससे खतरा ज्यादा होता है। और अंडमान निकोबार को चौथे जोन में रखते हैं, याद रखेंगे। पांचवें जोन की बात करें तो ये सबसे खतरनाक क्षेत्र का होता है, जिसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ आता है। याद देखिएगा, गुजरात का कच्छ जिला 5वें जोन में। ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हुमायूं और सिक्किम का दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र, ये सब 5वें जोन में आते हैं, जहां पे भूकंप का खतरा सबसे अधिक देखने को मिलता है। चौथे जोन में तो आपको बता देना, शिवालिक के नीचे वाला भाग जो है उसको, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी हो गया, पूर्वी भारत हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है चौथे भाग में आता है। 5वें भाग में आपको मालूम चल गया। भूकंप की तरंगों की बात करें तो भूकंप की मुख्यतः 3 तरंगें होती हैं। एक प्राथमिक तरंग जिसको हम पी तरंग कहते हैं, एक होता है द्वितीय तरंग जिसे हम एस तरंग कहते हैं, और तृतीय तरंग दीर्घ तरंग जो कि एल होता है। तो PSL प्राथमिक, द्वितीय और दीर्घ तरंगे, ये क्या है, PSL, ये 3 तरंगे हैं भूकंप की। तो पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। पी तरंगें बहुत तेज होती हैं और ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, तो पी तरंग है। उसके बाद एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। एस जो है, एस वाली तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग है। एस वाली तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। भाई प्राथमिक तरंग से क्या होती है, कम होती है। अभिकेंद्र की बात करें तो भूपट पर वह केंद्र जहां भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम अनुभव होती है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जहां भूकंप अनुभव होता है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। भूकंपीय केंद्र की बात करें तो भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप कंपन आरंभ होता है उसे हम भूकंपीय केंद्र कहते हैं, और जहां अनुभव होता है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे तो कह रहा है महासागरीय तली पर
होने वाली कंपन के नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। जब महासागर के अंदर भूकंप उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा महासागर में? सुनामी आएंगी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयानक सुनामी आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में, और इसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप क्या हो गया था? डूब गया था। और उसका ऊपर ही वाला कुछ भाग है, क्योंकि कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप जो है हिमालय का ही भाग है, और पानी में डूबने की वजह से ऊपर का जो क्षेत्र बताया है तो इसकी वजह से वो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सा तब्दील हो गया है। भूकंपीय केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र कहते हैं। जहां भूकंप एहसास होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। ये हमारा 10 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर आपदा काल के वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो ये कह रहा है भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र जो है पूर्वी तट, गुजरात का तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी बनती है? जहां भूकंप हमेशा आने की स्थिति होती है वहां पे जो घर है आयताकार में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? आयताकार में बनाए जाते हैं। यह हमारा चैप्टर क्या हुआ? पूरा कंप्लीट हुआ। आपको मैंने बिहार SCRT, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको हमने क्या किया, बिहार जो हमारा बिहार है, बिहार की जो SCERT का जो बुक है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का हमने आपका जियोग्राफी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बिहार SCRT का क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का हिस्ट्री। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइएगा। और इसका लगभग 4 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लेंदी होता है, तो ये वीडियो थोड़ी सी बढ़ेंगी, ये लंबा होगा, वीडियो क्लास जो होगा लंबा होगा। तो ये क्लास 6 और क्लास 6 से लेकर 10 तक का आपका जियोग्राफी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मैं आपको बता दूं मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री केवल 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और वो SCRT और NCRT का निचोड़ है। अब मैंने SCRT जो पढ़ाया है इसके कुछ और भी फैक्ट हैं जिसको मैं अपने नोट्स PDF के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन मिलने को उसमें से मिलेंगे, क्योंकि वो नोट्स जो बनाया गया है केवल फैक्ट क्वेश्चन है, केवल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। TRE 4 चाहे TRE 5 हो, चाहे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या ADO की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट